हर साल बोर्ड के नतीजे आते हैं और हर साल हम वही करते हैं, नंबरों की बात, टॉपर्स की चर्चा और कम अंक पाने वाले बच्चों की चुप्पी। लेकिन क्या वाकई सिर्फ अंक ही हमारे बच्चों की काबिलियत का पैमाना है, या क्या मार्कशीट ही सफलता की गारंटी है? आज सरोकार में हम इसी सोच को चुनौती देने आए हैं, जहां नंबर से ज्यादा जरूरी है हमारे बच्चों का मानसिक संतुलन और वो सपना जिसे हर बच्चा अपने तरीके से देखता है। क्योंकि सफलता सिर्फ टॉप रैंक नहीं है, यह आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मसम्मान की कहानी है। आइए शुरुआत करते हैं उस जमीनी हकीकत की, जहां बच्चे हर दिन इस नंबर वाली दौड़ से गुजरते हैं, दबाव, डर और उम्मीदों के बीच। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद टीवी का खास कार्यक्रम सरोकार। तो वक्त है इस अहम सवाल पर चर्चा का कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों को एक सफल जिंदगी के लिए तैयार कर रही है, या सिर्फ एग्जाम के लिए? क्या नंबर ही पहचान है, या सोच, संवेदना और सामर्थ्य भी कुछ मायने रखते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब को तलाशने के लिए आज हमारे साथ तीन खास मेहमान संसद टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपसे उनका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर यतन पाल सिंह बलहारा, चिकित्सा विभाग एम्स से हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। मेरे साथ हैं ज्योति गुप्ता, आप डायरेक्टर प्रिंसिपल KR मंगलम स्कूल। मैम, बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ एक प्यारी सी बच्ची भी है, स्वर्धनी सिंह, नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल को रिप्रेजेंट करती हैं और जिन्होंने हाल में ही 12वीं कक्षा जो है वो उत्तीर्ण की है। बहुत स्वागत है स्वर्धनी आपका संसद टीवी में। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। हर साल की तरह इस साल भी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों ने कई सपने सजाए और कुछ आंखें नम की। पर एक सवाल फिर से वहीं खड़ा है कि क्या हम आज भी बच्चों को सिर्फ अंकों से आंक रहे हैं? CBSE के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 12वीं में करीब 88.39% छात्र पास हुए। लेकिन क्या इन नंबरों में वो चिंता दिखती है जो छात्रों ने परीक्षा के पहले झेली? NCERT के मुताबिक कक्षा 10 और 12वीं के 80% से ज्यादा बच्चे परीक्षा और रिजल्ट को लेकर गहरे तनाव में रहते हैं। कई बार ये तनाव उनसे उनकी जिंदगी तक छीन लेता है। चिंता यकीनन बड़ी है, लिहाजा प्रयास जारी है। NEP 2020 की सिफारिशों के तहत अब बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार देने का विकल्प होगा, जिससे छात्रों पर दबाव कम होगा। CBSE अब होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की ओर बढ़ रही है, जिसमें नंबर के साथ साथ सोचने की क्षमता, व्यवहार और नेतृत्व का मूल्यांकन होगा। शिक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि आज का दौर केवल रैंकिंग का नहीं है, बल्कि समझ और संवेदना का है। स्कूलों में अब जरूरत है मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग की, पेरेंटिंग वर्कशॉप की और इस बात की समझ की कि हर बच्चा एक नंबर नहीं, एक सपना है। अब वक्त आ गया है सोच को बदलने का, जहां हम कह सकें मोर देन मार्क्स। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल मैं एक शिक्षाविद से ही लेना चाहूँगी। रिजल्ट के दौरान बच्चों पे जिस तरीके का प्रेशर होता है और उस प्रेशर में जो अंक आते हैं, चाहे वो उनकी उम्मीदों के मुताबिक हो या ना हो, लेकिन जो मानसिक दबाव, यातना हम उसे कह सकते हैं, उससे वो जो गुजर रहे हैं, उसकी दशा में स्कूलों की भूमिका किस प्रकार होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि स्कूल अपनी सही भूमिका में है, या उसमें ज़रूरत है कुछ चेंज की? बहुत सारे स्कूल जो हैं वो अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि ये जो हाई स्टेक एग्ज़ाम हम लोगों ने बनाया हुआ है, चाहे वो 10वीं का है या 12वीं का है, वो उसको एक सिर्फ एपिसोड मानना चाहिए अपनी लाइफ में। उसमें आपको बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं आना चाहिए। आपने सारे साल पढ़ाई की है और बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो एक तो परीक्षाओं को उत्सव की तरह लेना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब बच्चों से बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा में, तो वो अक्सर ये बात बच्चों को समझाते हैं कि इम्तिहानों को उत्सव के तरीके से लीजिए, और जब उसके नतीजे आते हैं तो उसको आप एक सिर्फ अपने लाइफ का इवेंट मानिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन मार्क्स को लेके बैठ जाइए और ये सोचिए कि हमको तो यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमको तो डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है या पायलट ही बनना है, क्योंकि ये वाला जो ज़माना है अब सुपर स्पेशलाइजेशन का है और बच्चों के पास
बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। और अगर हम बात करें मेक इन इंडिया की, इनोवेशन की, एंटरप्रेन्योरशिप की, तो बच्चों को हमको ये समझाना चाहिए कि आप पढ़ो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, उसके साथ साथ खेलो भी, उसके साथ साथ कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स, कुछ विजुअल आर्ट्स, कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़, अपने सभी दक्षताओं को अपने साथ लेके चलो। पढ़ाई सिर्फ एक पार्ट है, एकेडमिक्स जो है वो पूरी शिक्षा का एक पार्ट है और उसको उतनी ही अहमियत देनी चाहिए। पर्सनालिटी को, पूरी पर्सनालिटी को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अप्रोच अगर सभी स्कूलों की, सभी टीचर्स की है तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और अब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी जो इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, जो हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र है, स्वर्धनी, चूँकि आप 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया उस दिन आप क्या सच में मानसिक दबाव में थी और आपने उस वक्त अपने आप को कैसे संभाला? क्योंकि परीक्षा देने के दौरान और रिजल्ट आने तक का सफ़र एक बच्चे का कैसा रहता है, उस वक्त आपकी मनोदशा कैसी रहती है? रिज़ल्ट निकलने से पहले तो बेचैनी होती ही है कि कैसा रिज़ल्ट आएगा, कि कितने अच्छे नंबर आएंगे, कितने बुरे आएंगे, एक्सपेक्टेशंस मीट होंगी या नहीं होंगी। पर इस साल क्या हुआ कि 2 मई से ही चालू हो गया था कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो तब से ही हम डर गए थे कि अब कैसा रिज़ल्ट आएगा। तो जिस दिन मेरा रिज़ल्ट था, जिस दिन फाइनल था कि आज के दिन आएगा, उस दिन तो हम बहुत डरे हुए थे कि अब कैसा आएगा, क्योंकि मुझे फिज़िक्स में डर था कि फ़िज़िक्स में मेरे कैसे नंबर आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं रोकूंगी स्वर्धनी, आपको डर क्यों गए थे? मतलब उस दिन आप बहुत डरे हुए थे, जैसे कि कोई आके आपको मारने वाला है। मतलब वो डर कैसा है? एक मार्क्स का रिज़ल्ट था, इस डर के पीछे का कारण अगर स्वर्धनी आप बता पाएँ कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, वो इतना डर क्यों रहा है, क्या वजह? मुझे लगता है कि बच्चे के ऊपर स्ट्रेस डाला जाता है। पेरेंट्स तो हैं ही, वो तो तुम्हारा वेल विशर है पेरेंट्स तो तुम्हारे, पर सोसाइटी हो गई या रिश्तेदार हो गए जिनको तुम्हें जवाब देना है। रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो तुम्हें उनको बताना है कि मेरे 91% आए हैं, मेरे इतने आए हैं। क्योंकि ज़्यादातर आजकल जजमेंट लोग इसी के बेसिस पे करते हैं कि कैसा बच्चा है, टॉपर है, एवरेज है, कैसा है। तो इसलिए डर रहता है कि अच्छे आएंगे तो ही सही रहेगा, वरना बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के समस्या जो है वो यहीं से शुरू होती है। डॉक्टर यतनपाल, मैं आपका रुख करना चाहूँगी कि एक रिपोर्ट आई है PMC स्टडी 2024 की, जिसमें कहा गया है कि भारत में अवसाद और चिंता की वजह से 25% से ज़्यादा जो किशोर हैं वो इससे ग्रस्त हैं। आए दिन जो बच्चे हैं वो इससे सुसाइडल अपना अटैम्प्ट भी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट यकीनन डराने वाली है। ये आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं लेकिन बढ़ने की दिशा में ज़्यादा हैं। कितनी चिंता की विषय है और क्या आप अपने क्लिनिकल अनुभव से बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट से इसको कैसे कोरिलेट करते हैं और इसके लिए किस तरह के निदान आप बताते हैं? देखिए, चिंता का विषय ज़रूर है क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने युवा की, अपने देश के भविष्य की। तो अगर उनकी मनोस्थिति सही नहीं है, अगर वो पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं मेंटली, तो ये चिंता की बात है। जैसा कि आपने कहा, अवसाद या डिप्रेशन और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स 2 सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि इन दोनों डिसऑर्डर्स का जो प्रेवलेंस है उसमें बढ़ोतरी हुई है। हम ये भी देखते हैं कि जब परीक्षा का समय आता है उस समय पर ख़ास तौर पर जो क्लिनिकल कंसल्टेशंस हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। अगर हम डिसऑर्डर से थोड़ा सा पीछे हटें, अगर हम सिर्फ एंग्जाइटी या स्ट्रेस की बात करें तो ये संख्या कहीं ज़्यादा है। ख़ास तौर पे जब परीक्षा का समय आता है, बच्चों के मन में चिंता का भाव होता है कि क्या होगा, नतीजे कैसे रहेंगे, मेरी तैयारी कैसी है। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के मन में चिंता होती है और उनके आसपास जो लोग हैं वो जो चिंता जब जुड़ती है और जब वो चिंता जितनी चिंता होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो एक मानसिक रोग का रूप भी ले लेती है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस रोग को समय रहते पहचानें जी। इस चिंता को समय रहते डिटेक्ट करें, अगर ज़रूरत है तो उसको आइडेंटिफाई करके डायग्नोज भी करें। लेकिन अगर हम एक बड़े स्तर पर देखें तो अगर हम बच्चों के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो सिर्फ विकार की बात करना ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा भी हर बच्चे की मनोस्थिति को समझना बड़ा ज़रूरी है कि कैसे वो लोग रिलैक्स रह सकते हैं, कैसे बच्चे परीक्षा की तैयारी करें और उससे विचलित या चिंतित ना हो, कैसे वो अपना 100% दे सकें और कैसे हम बच्चों को, उनके परिवारजनों को एक साथ ला सकें और उन्हें समझा सकें कि परीक्षा जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो है लेकिन पूरा जीवन नहीं है, परीक्षाएं आती रहेंगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब के पास बहुत सारे केसेस आते होंगे जो यूथ्स हैं,
उनसे रिलेटेड किस तरह की समस्याएं वो लेकर आते हैं, खासकर जो रिजल्ट ओरिएंटेड स्कोर से लेकर परेशान हैं बच्चे, किस तरह के इश्यूज़ वो लेकर आते हैं आपके पास? अगर हम इश्यूज़ की बात करें तो पूरा एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। उसके एक एंड पर नेगेटिव इमोशनल स्टेट या जिसे हम नकारात्मक मनोभाव कहते हैं, कुछ बच्चों में ये चिंता के रूप में होता है, कुछ बच्चों के रूप में उदासी के रूप में देखने को मिलता है, कहीं कहीं ये तनाव के रूप में भी हो सकता है। फिर अगर इसका स्तर बढ़ जाता है तो बच्चों को कभी कभी भूख की शिकायत होने लगती है, भूख कम लगती है, उनकी नींद में उन्हें समस्या होती है। बच्चे कभी कभी अपनी जो पर्सनल केयर हैं उसको ठीक से नहीं कर पाते हैं, उनकी जो दिनचर्या है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं और उनसे थोड़ा कटा कटा रहने लगते हैं। और जब समस्या और भी बढ़ जाती है, जब ये विकार का रूप ले लेती है, तो फिर अवसाद या डिप्रेशन की बीमारी या एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। कुछ बच्चों में ये स्ट्रेस डिसऑर्डर के रूप में भी देखने को मिलता है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या किस स्तर पर है और किस तरह से वो बच्चा उससे निपटने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल। ज्योति मैम, NEP 2020 में जिस तरीके से होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की गई है, उसमें अभी जो एक नया ऑर्डर भी आया है कि बोर्ड परीक्षा को साल में 2 बार दिया जा सकता है, आप इस स्टेप को कैसे लेती हैं? और दूसरा, क्या विद्यालय इसे लेकर कोई रणनीति बना रहे हैं या किसी तरह की कोई चुनौती इसे लेकर भी आ रही है? देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं। ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है बच्चे का, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो बच्चों का है वो ज़रूरी है। तो नई शिक्षा नीति जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें सबसे पहले होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स की बात करी गई है। आपने भी अपने उसमें बताया था इंट्रोडक्शन में। तो उसको रिपोर्ट कार्ड नहीं बोला गया, उसको प्रोग्रेस कार्ड बोला गया है कि अगर बच्चा एक पर्टिकुलर लेवल पे है साल के शुरू में, तो अगर वो साल के आखिर में वो कौन से लेवल पे बच्चा आया है वो ज़रूरी है। मतलब आप बाकियों के साथ compete नहीं करेंगे, पर आप जो है अपने आप से compete करेंगे। आपको अपने अंदर सुधार लेके आना है और न सिर्फ पढ़ाई में मतलब एकेडमिक्स में, पर आपको अपना चहुमुखी विकास के ऊपर जो है फोकस रखना है पहले वो। और दूसरी बात, जो 2 एग्ज़ाम्स की बात कही गई है, तो उसमें हर बच्चे को ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप अपना इम्तिहान चाहे पहली बारी में दीजिए, चाहे आप दूसरी बारी में दीजिए, चाहे आप पहले कुछ सब्जेक्ट्स दीजिए या बाद में कुछ सब्जेक्ट्स दीजिए, तो आपको उस तनाव में रहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। तो आपको मल्टीपल टाइम्स मिलेंगे और आप उन मल्टीपल टाइम्स में अपना इम्तिहान दे सकते हैं और अपनी पूरी तैयारी के साथ, अपनी पूरी कॉम्पिटेंसी के साथ दे सकते हैं। तो उसमें वो प्रेशर नहीं होगा कि मुझे ये 5 या 6 इम्तिहान एक साथ देने हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम कदम है। हम लोग स्कूल्स में भी इसकी बात करते हैं। स्कूल्स में हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना, उसकी नॉलेज को नहीं आंकना, पर वो साल भर में उसकी क्या क्या कॉम्पिटेंसीज बनी है वो बहुत ज़रूरी है। क्या बच्चा क्रिटिकली सोच पा रहा है, जो कि क्लास में अगर पढ़ाई हो चुकी है तो क्या वो बच्चा उसको कम्युनिकेट कर पा रहा है, उसको प्रेजेंट कर पा रहा है पूरी दुनिया को, उसके बारे में क्रिटिकली सोच के कोई नई सोच बना पा रहा है, कुछ क्रिएटिव कर पा रहा है, इनोवेट कर पा रहा है उसके साथ, और क्या वो सिर्फ अपने ही साथ काम कर सकता है या कोलैबोरेशन में वो बाकी बच्चों के साथ भी काम कर सकता है। तो ये स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज आज के बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ नॉलेज या मेमोराइजेशन ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, दिस इज होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें खास तौर पे NEP में इस पर फोकस है। जी स्वर्धनी, ये जो कंपैरिजन होता है उससे कैसे लेती हो तुम? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे पेरेंट्स भी कहते हैं या बाकी लोग भी कहते हैं ये पीयर प्रेशर किस तरीके का है, उसके ज़्यादा मार्क्स आ गए, मेरे कम आए हैं। कई बार अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आजकल बच्चे उसमें ट्रोलिंग्स भी शुरू हो जाती हैं, फ्रेंड्स भी आपको कहीं ना कहीं उसको लेकर आपकी खिंचाई करते हैं। ये जो कंपैरिजन है उससे वो कितना बड़ा मुद्दा है आप लोग के लिए, कितनी परेशानी उससे होती है, और क्या आपको लगता है कि कम से कम पेरेंट्स को तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए अपने बच्चे के लिए? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स अगर ज़्यादा कंपैरिजन घर पे ही कर रहे हैं तो बच्चे को लगेगा कि वो ही बहुत कम है, मतलब वो बहुत कुछ कर ही नहीं सकता, वर्थलेस फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी जितना भी करती है, बच्चे को ये लगता है कि उनके पेरेंट्स तो उनके साथ हैं, बट अगर घर पे ही ये सब हो तो वो बाहर वालों से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता है कि मतलब घर वाले ही अगर हर चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं तो वो बाहर वालों से क्या ही सोचेगा कि बाहर तो करेंगे ही।
सुरधनी, क्या आपको सच में लगता है कि अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या आपको ऐसा फील होता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं और अच्छा परफॉर्म करके और बेहतर मार्क्स, या मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया कि मैं और आगे नहीं बढ़ सकती, इस तरह की मनोदशा होती है क्या? हाँ, वो तो लगता है कि मैं और बेटर परफॉर्म कर सकती थी, पर आई थिंक कि वो आदमी के ऊपर होता है। जितना तुम हार्ड वर्क डालोगे चीज़ में उतना वो पे ऑफ भी करता है। तो अगर हम स्टार्टिंग से ही मेहनत करते आ रहे हैं तो एंड में तो अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो अगर हम जैसे हमारा लास्ट मोमेंट में कुछ हो गया और हमारा पेपर इतना अच्छा नहीं गया है तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे दीजिए अगर आपको लग रहा है। बट अगर आपने मेहनत ही नहीं की है फिर भी आप सोचें कि आपके और अच्छे नंबर आ जाएं तो वो तो अलग ही हो गया। लेकिन बहुत पॉजिटिव अप्रोच है सुरधनी आपका कि हाँ। आप इस बात को भी मानती हैं कि मेहनत है, मेहनत तो करनी चाहिए, मतलब मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। लेकिन कभी भी अपनी किसी परफॉर्मेंस से खुद को अपने आप को कम आंकना ये कहीं से भी सही अप्रोच नहीं होती है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज वे फॉर इम्प्रूवमेंट। सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि आजकल जैसे सोसाइटी है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा इंटरफेरेंस है, हम लोग इतने वोकल, खुली किताब बन चुके हैं इस फेसबुक, इंस्टा और उसके ज़माने में, तो क्या इस साइकोलॉजिकल का जो एक प्रेशर बन रहा है सोशल मीडिया के भी थ्रू और समाज के भी थ्रू, इसके लिए कोई सेशन स्कूलों के लेवल पे भी, पेरेंट्स के लिए भी, सिर्फ एग्ज़ाम के वक्त नहीं उससे पहले भी, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली का एक हिस्सा होना चाहिए, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, परीक्षा एक ऐसा समय है जो हमें पता है हर साल आता है जब हम बच्चों की बात करते हैं। तो हालांकि सत्र अभी शुरू हुआ है नया, लेकिन हमें पता है कि अगले साल परीक्षा होनी है। तो हमें इसको एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस की तरह इसके लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो हमारी तैयारी आज से शुरू होनी चाहिए, तब कहीं जाके हम परफॉर्म कर पाएंगे जब वो एग्ज़ाम्स आएंगे। आपने ये बात भी बड़ी सही कही कि आज के समय में हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया ने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से देख सकते हैं। मेरा मानना यह है कि इस जुड़ाव को हमें पॉजिटिवली देखने की ज़रूरत है। हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो हम एक दूसरे से जुड़े हैं उसके चलते कैसे हम इसको अपनी एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि दूसरों की नज़रों से खुद को इवेल्युएट करें। हम इस तरह के बच्चों से बात करते हैं जिन्हें लगता है कि सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट्स की जो रिएक्शंस हैं दे आर अ वैलिडेशन फॉर देयर थॉट्स, जो अपने आप में बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने विचार उन्हों के सामने रखते हैं। अब ये सामने वाले की मर्ज़ी, उसे वो अच्छा लगे या बुरा लगे, वो शेयर करे या ना करे, लेकिन मुझे एज एन इंडिविजुअल खुद को जज नहीं करना है कि सामने वाला उसको कैसे रिएक्ट या प्रतिक्रिया उस पर देता है। सोशल मीडिया को हम बच्चों के फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ने के लिए। आपने पीयर प्रेशर की बात की, पीयर प्रेशर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, मगर इसके लिए हमें स्कूल में पहुंचने की ज़रूरत है, हमें शिक्षकों से जुड़ने की ज़रूरत है, हमें पेरेंट्स से जुड़ने की ज़रूरत है, हमें इस बात पे बात करने की ज़रूरत है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है आज के समय में और इस पे फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। अगेन ज्योति जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्योंकि हमें शुरुआत से ही स्टेप लेने की ज़रूरत है, तो डू यू थिंक जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें हम इस तरीके का एक सिस्टम डेवलप करें, लगातार काउंसलिंग सेशंस विद पेरेंट्स, विद स्टूडेंट्स और टीचर्स की भी कहीं ना कहीं स्किलिंग, कि किस तरीके से बच्चों को पॉजिटिवली मोटिवेट करें और NEP 2020 का जो उद्देश्य है उसके तहत उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट के अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, ना कि साल भर उसे ये डराते रहें कि भाई बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है और तू डर जा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अभी हाल ही में CBSE ने जो है वो पूरी पेरेंटिंग टिप्स और पेरेंटिंग सर्कुलर निकाला है। और पेरेंट्स के लिए एक पूरा काउंसलिंग का उन्होंने कैलेंडर निकाला है जो कि सभी स्कूलों को एडहेयर करना है। और उस कैलेंडर में अलग अलग चीज़ें हैं जो कि स्कूल को पेरेंट्स के साथ मिल के उसकी बातचीत करनी है और उनको भी काउंसिल करना है, क्योंकि पेरेंटिंग जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है हम सब के लिए। हम सब पेरेंट्स बन जाते हैं और ऑन द जॉब सीखते हैं अपने बच्चों के साथ कि उनके साथ कैसे डील करना है। पर अब एक्सपर्ट्स ने, डॉक्टर साहब जैसे एक्सपर्ट्स ने पैनल पे और कुछ प्रिंसिपल्स ने इकट्ठे मिल के ये पूरा पेरेंटिंग कैलेंडर बनाया है। और सभी स्टेक होल्डर्स उसमें, किसी भी स्कूल में टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे और स्कूल ये और कम्युनिटी, ये सब लोग इकट्ठे होते हैं जो कि एक पूरे कम्युनिटी को बनाते हैं। तो सबको साथ में आके और बच्चों को एक अच्छे तरीके से ग्रूम करना है और अच्छी उनकी करियर काउंसलिंग करनी है, अच्छे से उनको ये बताना है कि कैसे आपको छोटी छोटी चीज़ों में
खुशी ढूंढनी चाहिए और कैसे आपको सिर्फ एक पढ़ाई पे जोर अपना पूरा नहीं रखना चाहिए, कैसे पीयर प्रेशर, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि पॉजिटिव भी होता है। और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कोलैबोरेशन की बात करी, तो सिर्फ टीचर ही क्लास में नहीं पढ़ाता है, एनवायरनमेंट भी पढ़ाता है, और जो बच्चे के साथ दूसरे बच्चे होते हैं वो भी बच्चों के टीचर होते हैं। तो उस तरीके का एक जब एनवायरनमेंट जो जुड़ता है स्कूल के साथ, तो बच्चे फिर एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, और जोर उसका लर्निंग पे होता है, ना कि टेस्टिंग पे। कि अगर आपने सीखा और जॉयफुल तरीके से सीखा उसको, क्योंकि बहुत सारा जोर जो है अब वो पेडागॉजी पे है कि आपने पढ़ाना कैसे है। आप आर्ट इंटीग्रेशन करिए, आप स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन करिए, आर्ट के थ्रू पढ़ाइए बच्चों को, स्पोर्ट्स के थ्रू पढ़ाइए। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ानी है तो स्पोर्ट्स के थ्रू पढ़ाइए आप, अगर आपको फ्रैक्शंस पढ़ाने हैं तो आप विजुअल आर्ट के थ्रू पढ़ाइए उसको। तो जॉयफुल लर्निंग जो है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, वो बच्चे के साथ हमेशा रहेगी और उसकी एप्लीकेबिलिटी उसको बताएगी। तो जो पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाएं होती हैं या जो एस्पिरेशंस होती हैं, वो भी तभी आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं या आप उसको रियलिस्टिक बना सकते हैं जब उनको भी ये समझ में आएगा कि मेरे बच्चे के अंदर ये दक्षताएं हैं, ये क्षमताएं हैं, और इनको लेके हमको आगे पढ़ना है। दूसरे पड़ोसियों के बच्चों को लेके या अपने बड़े बच्चे के साथ इसको कंपेयर करना या अपने साथ कंपेयर करना वो ठीक नहीं है, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है और हर बच्चे की अपनी कॉम्पिटेंसी है, उसको सेलिब्रेट करना। डेफिनेटली। संवर्धनी, अगर आपको मौका मिले कि आपके स्कूल में जो समय जो शिक्षा व्यवस्था है, जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, आप तो चूंकि 12वीं पास कर चुकी हैं, लेकिन अगर कोई एक चेंज अगर आपसे कहा जाए कि ये चेंज करना है, तो वो क्या होगा? क्या चेंज चाहते हो आप? मुझे लगता है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी सही है, बट अगर आप कह रहे हैं कि चेंज करना है, इसको इम्प्रूव करना है, तो आई वुड से कि बचपन से ही, मतलब बचपन तो नहीं, 10th क्लास से ही मेंटल हेल्थ वर्कशॉप्स होनी चाहिए स्कूल में, क्योंकि वहीं से तो स्टार्ट होता है, 9th 10th से ही तो स्टार्ट होता है कि पेरेंट्स का प्रेशर, किसी और का प्रेशर, कि बोर्ड क्लास है, थोड़ा फोकस करो। तो स्कूल में मेंटल हेल्थ वर्कशॉप होनी चाहिए, और जैसे कि आपने कहा होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। सिर्फ एकेडमिक तो ठीक है, एकेडमिकली बच्चा सही है, एक्सेल कर रहा है, बट अगर उसके स्किल्स हो थोड़े, उसको डिबेट करना आता हो, स्पीच उसकी अच्छी हो, तो ये सब भी देखना चाहिए टीचर्स को कि बच्चा हर फील्ड में एक्सेल करे, ना कि सिर्फ एकेडमिकली। बहुत ही अच्छी बात बोली सर संवर्धनी ने कि इमोशनल हेल्थ ट्रेनिंग जो इन्होंने बोला कि बच्चों की शुरुआत स्कूल में ये होनी चाहिए, ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए। जैसे स्किलिंग की होती है और फिजिकल ट्रेनिंग्स होती हैं, स्पोर्ट्स बच्चों को कराया जाता है, लेकिन मेंटल हेल्थ की भी अगर वर्कशॉप्स हों तो ये बहुत ही अच्छा, और उसमें फिर हमारे डॉक्टर साहब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सर, जो इमोशनल ट्रिगरिंग होती है बच्चों में, वो अभिभावक भी कैसे समझे कि बच्चा कहीं ना कहीं तनाव ले रहा है, इसको कैसे फाइंड आउट करें? और अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो अवसाद में है, तो उसका फिर रेमेडी क्या है, कैसे उसको टैकल करें? देखिए, कई तरीके हैं जिनसे हमें समय रहते पता लग सकता है कि जो हमारा बच्चा है उसमें इस तरह की समस्या आने की संभावना बढ़ गई है। जैसे आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो बच्चों की दैनिक क्रिया है, जो उनका रूटीन है, उसमें बदलाव आने लगता है। एक बच्चा जो पहले हमेशा खुश रहता था, लोगों से मिलता जुलता था, अब थोड़ा कटा कटा रहने लगा है। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। नींद का जो पैटर्न है उसमें बदलाव आ रहा है। खाना जो वो पहले बड़ी रुचि से खाता था, अब उसमें कमी आने लगी है। ऐसा भी देखने में आता है कि बच्चों का जो पीयर ग्रुप था उसमें भी बदलाव आने लगता है। पहले वो जिन दोस्तों के साथ उठना बैठना पसंद करता था, अब उनके साथ बैठना भी अच्छा नहीं लगता है। घर पर भी जो फैमिली एक्टिविटीज़ में पहले इन्वॉल्वमेंट था वो भी हो सकता है घटने लगे। बच्चा कोशिश करे कि मैं अपने कमरे में अकेला रहूं, ये भी देखने में आता है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चे इस बात को औरों के सामने बोल भी पाते हैं। हो सकता है कि पेरेंट्स के सामने ना बोल पाएं, लेकिन जो उनके दोस्त हैं उनसे बात साझा कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इस बात का हम क्या करें, तो ये बात आगे तक नहीं पहुंच पाती है। तो पेरेंट्स को और टीचर्स को ये डिटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे के व्यवहार में जो बदलाव आ रहा है उस पर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी डिक्लाइन आने लगता है। बच्चा स्टडीज़ में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, सवालों के जवाब जब पूछे जाएँ तो उतना पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश नहीं करता है। कभी कभी बच्चे स्कूल भी मिस करने लगते हैं और फिर एग्ज़ाम्स में भी मार्क घटने लगते हैं।
तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि इस बच्चे को मदद की ज़रूरत है। मदद कई तरह से की जा सकती है। एक मदद है जो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं, इन बातों को पहचानना और बच्चे के साथ बैठकर बात करना कि ये समस्या क्या है, अपनी बात हमसे साझा करो, हम सुनेंगे और क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, हम जज नहीं करेंगे, ये बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद अगर समस्या वहाँ पे ना सुधरे या उसका सुलझाव ना मिले तो स्कूल्स में आजकल काउंसलर्स होते हैं, उनकी मदद ली जा सकती है, बच्चा उनसे खुल के बात कर सकता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे फिर भी रहेंगे जिसमें प्रॉब्लम उस स्तर पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसे असेसमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पर किसी साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से हमें मिलना चाहिए ताकि समय रहते समस्या को हम पहचान सकें, उसे डायग्नोज कर सकें और जो उचित उपचार है वो किया जा सके। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बच्चों के साथ एक फ्रेंडली जो एक बॉन्डिंग है वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैम जो पहली शिक्षिका होती है वो तो माता होती है और स्कूल के बाद बच्चा बहुत हद तक वक्त जो है वो अपना घर पे बिताता है, तो वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा कम से कम खुद को शेयर तो कर सके। अगर वो घर पर ही घुट रहा है तो स्कूल में भी कहीं ना कहीं वो दबाव महसूस करेगा। चूँकि हमारा वक्त अलाउ नहीं कर रहा है कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएँ, अदरवाइज़ बहुत सारे सवाल थे जिसका हम जवाब आपसे चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो हर बच्चा जो है वो अपने आप में यूनिक है, अलग है, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने इसी बार जो सीबीएसई के रिजल्ट आए उसके बाद उन्होंने कहा कि अंकों से आगे आसमान है आपका और अनंत है। अपने सपनों को चेस करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए जिज्ञासु प्रवृत्ति जो है उसे बनाए रखें, आगे बढ़ते रहें और पॉजिटिव सोच के साथ। सरोकार का ये एपिसोड हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। संसद टीवी के तमाम जो यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर आप देख सकते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।